नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य सर सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के पार्ट 2 को आज डिस्कस करूंगा। आप लोग प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बीच के दौरान, जिनको कमेंट के माध्यम से आंसर देने के लिए बोला जाता है, कृपया उन प्रश्नों को आप खोज के लिख लिया करिए, कमेंट में बता दिया करिए, क्योंकि कई बार परीक्षा की दृष्टि से वही प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। इसीलिए कि आप जागरूकता बनाए रखें अपनी, ऐसे प्रश्नों को मैं बीच में डालता हूं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का प्रथम प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? ऑप्शन 2 ही रखे गए हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, केवल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। इस तरह के प्रश्न आजकल चलन में आ चुके हैं और अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं सुमेलित करने वाले प्रश्न। तो उनको हर प्रश्न पत्र में मैं हर सीरीज में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर लगाता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग ऐसे प्रश्नों के हैबिचुअल हो जाएं और परीक्षा हॉल में जाके ऐसे प्रश्नों को छोड़ के ना आएँ। सबसे इजी और आसान प्रश्न होते हैं। अगर आपको इनमें से 2 या 3 बिंदु भी पता होते हैं तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों पर अपने गुड मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। आइए आंसर को देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ वेद हैं और दूसरी साइड में उनके उपवेद को मैच कराने की बात कही गई है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन जो हैं वो ऑल करेक्ट हैं, सभी मैचिंग में ही लिखे गए हैं सामने। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो ये सभी मैच हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था उसमें सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं। ए हल, बी सीता, सी हरीश और डी करीश। आइए देखते हैं आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा बी सीता। मौर्य काल में सरकारी जमीन को, सरकारी भूमि को सीता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटका वस्त्र कहाँ प्रसिद्ध था? एक वस्त्र था सटका, ये कहाँ पहना जाता था या कहाँ का प्रसिद्ध था, किस जगह के नाम से ये फेमस हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए मथुरा, बी कन्नौज, सी बंगलौर, डी बक्सर। आंसर के रूप में देखते हैं ऑप्शन ए मथुरा। यह वस्त्र मथुरा में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यवन प्रिया के नाम से क्या प्रसिद्ध था? यवन प्रिया के नाम से क्या प्रसिद्ध था? यवन प्रिया क्या एक राजकुमारी थी, या काली मिर्च को कहा जाता था, या कॉफ़ी को कहते थे? तो आइए आंसर देखते हैं। यवन प्रिया मौर्य काल में काली मिर्च को कहा जाता था। काली मिर्च इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई थी कि उसे यवन प्रिया कहा जाने लगा था, क्योंकि यह यवनों को बहुत प्रिय हो गई थी। यवन का मतलब ग्रीक लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वहाँ के व्यापारी इसी का व्यापार करते थे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या किसने की थी? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। देखिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला बौद्ध विहार किसने बनवाया था? देखते हैं ऑप्शन। ए कुमारगुप्त, बी देवपाल और डी धर्मपाल। आंसर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर है डी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार बनवाया था। और नालंदा बौद्ध विहार जो है ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने बनवाया था। तो दोनों को अलग से याद रखेंगे। विक्रमशिला तो धर्मपाल ने बनवाया था और जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था।
अब ये दोनों ही प्रश्न अत्यंत पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, साथ ही इनमें ग्रेट कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। होता है क्या है, आप लोग दोनों चीज़ों को याद करते हैं। आइए, एक चीज़ को अगर भुला दिया जाए तो दूसरा विश्वविद्यालय अपने आप याद हो जाएगा। अगर एक बौद्ध विहार की बात कर लें, चाहे विक्रमशिला ले लीजिए या नालंदा ले लीजिए, नालंदा को याद करना है तो केवल नालंदा कुमार याद कर लीजिए, जिससे याद हो जाएगा नालंदा कुमार, कुमार से कुमारगुप्त, नालंदा से नालंदा बौद्ध विहार। या जैसे विक्रमशिला याद करना है तो विक्रमशिला को भी आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। कैसे? विक्रमपाल, तो वहाँ धर्मपाल ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, धर्मपाल का पाल हो जाएगा और विक्रम से विक्रमशिला हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष किस अधिकारी को कहा जाता था? मतलब ये जो एक विशेष नाम दिया गया है, इस नाम से किस अधिकारी को जाना जाता था? तो आइए देखते हैं, क्या ये एक सैन्य अधिकारी था? ऑप्शन बी कहता है क्या ये एक बाट माप अधिकारी था? ऑप्शन सी कहता है क्या ये एक व्यापार कर अधिकारी था, मतलब सेल टैक्स अधिकारी था। चलिए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बी, बाट माप अधिकारी पौतवाध्यक्ष कहलाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आइए देखते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम रचनाएं किसने लिखी थीं या किसकी हैं? ऑप्शन को देखते हैं, विष्णुगुप्त, चंद्रसेन और कालिदास। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इसके आंसर पता होंगे, और इस प्रश्न का आंसर है सी, कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम को लिखा था। आइए चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर और देखते हैं 11वें प्रश्न क्या कहता है आपसे। 11वें प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम से जानते हैं, है ना, जो पहले जो नंद वंश था वहाँ खजांची के पद पर था, वही कौटिल्य, वही चाणक्य, वही विष्णुगुप्त, जिन्होंने लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी। ऑप्शन ए है राजव्यवस्था, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है खगोल शास्त्र। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, राजव्यवस्था। ये पुस्तक पॉलिटी से संबंधित थी, राजव्यवस्था से, राजनीति विज्ञान से संबंधित थी। कोई भी ऑप्शन इन्हीं में से मिलेगा, या तो राजव्यवस्था मिलेगा या पॉलिटी मिलेगा या फिर आपका सीधा राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक प्राचीन पुस्तक है और पूछा गया है इस पुस्तक को किसने लिखा है। पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, पतंजलि, कालिदास और सी, मेगस्थनीज। तो आंसर है इसका सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वर्तमान में यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी यह पूरी पुस्तक नहीं है, बस इसके जो दृष्टांत हैं, उदाहरण है, वो कई मतलब लेखकों ने, विद्वानों ने अपनी पाठ्यपुस्तकों में यूज किए हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था और भारत से संबंधित जानकारी उसमें दी गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सुमेलित है, सुमेलित करना है इसे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दूसरी तरफ दर्शन है और उनके प्रतिपादक हैं, तो उनको मैच करना है। तो आइए देखते हैं, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आओ देखें। देख रहे हैं न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि, अद्वैतवाद शंकराचार्य। जिस तरह से देखा उस तरह से पढ़ने के बाद पता चला कि ये सभी ऑप्शन जो लिखे गए हैं सभी सही है, ऑल करेक्ट है। तो इनको सीधे ऐसे ही याद कर लेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, फर्रुखाबाद के कंपिल के रहने वाले, और अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। किस मुस्लिम आक्रांता को बुत शिकन कहा जाता है? देखिए इसमें दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण आए हैं। एक तो है आक्रांता, दूसरा है बुत शिकन। तो आप लोगों को जब तक इन दोनों शब्दों के आशय नहीं पता होंगे, प्रश्न तो आज सरल है लेकिन शब्द इस तरह से मोड़ दिए गए हैं और किसी परीक्षा से ये इस प्रश्न को मैंने उठाया है, अपने पास से बना के नहीं रखा है। इतनी तो हिंदी या उर्दू मुझे भी नहीं आती। हाँ, तो देखते हैं। आक्रांता का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, मतलब इन्वेडर अंग्रेजी में कहते हैं,
और दूसरा जो बुद्ध शिकन है, बुद्ध शिकन को इंग्लिश में आइकनोक्लास्ट कहते हैं और हिंदी में इसे मूर्ति विभंजक अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस आक्रमणकारी को बुद्ध शिकन कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी ऐबक और ऑप्शन सी महमूद गजनवी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, जयदेव, चंद्रवरदाई, कनाद। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। और हाँ, हिंदी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गीत गोविंद की टीका की रचना मीराबाई की ने की है, या मीराबाई की रचना गीत गोविंद की टीका है, ना कि गीत गोविंद। गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की है। आइए, एक प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जयदेव किसके दरबारी थे, मतलब जयदेव किसके दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तीनों जो है ये विदेशी यात्री थे जो प्राचीन काल में भारत में आए थे। जब गुप्त वंश था उसी के आसपास आते रहे ये। गुप्त वंश में आए, मौर्य काल में आए, उसके बाद में पाल वंश के टाइम पे आए। तो आइए देखते हैं क्या है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है इत्सिंग और ऑप्शन सी है ह्वेनसांग। देखते हैं आंसर। आंसर होगा इसका ए फाहियान। बाकी दो ऑप्शन बचे हुए हैं, आप लोग बताएंगे इत्सिंग किसके शासनकाल में भारत आया और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। देखते हैं कितने लोग जागरूकता के साथ और पूरी ईमानदारी से अपने करियर के लिए डेडिकेटेड हैं, आंसर करेंगे। जब आप लोगों का कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि आप लोग आलसी, बेचारे और नकारा हो गए हैं। गिफ्ट में नौकरी चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस गिफ्ट में नौकरी मिल जाए। गिफ्ट नहीं मिलता है, गिफ्ट मिलेगा तो संग में जूता भी मिलेगा, जो कभी भी एहसान का जूता कभी भी पड़ सकता है। तो इसलिए मेहनत करना सीखिए, मेहनत करिए, और मेहनत से जो पाओगे, पसीना महकेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, एक पूरा डिओड्रेंट की तरह दूसरे को अच्छे से समझ में आएगा, आपकी मेहनत सबको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं और इसे फिर से सुमेलित करना है। देखिए, ये यहाँ पर जो है हड़प्पा और उसके आसपास की बात की गई है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली। ये सब खुदाई से प्राप्त चीज़ें हैं और उनके स्थलों से मैच करना है कि जैसे तांबे की नर्तकी, मतलब जो ब्रॉन्ज डांसर थी, तांबे की बनी हुई जो नर्तकी थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। सही मैच है। स्वास्तिक का चिन्ह जो आजकल हमारे हिंदू धर्म में खूब अपनाया गया है और उसे माना जाता है हर शुभ काम में सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, तो वो कहाँ से मिला था, उसकी आकृति कहाँ सबसे पहले प्राप्त हुई थी? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। और इक्का गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चलती है कहीं कहीं। तो पीतल की बनी हुई थी, छोटी सी एक कीरिंग जैसी। तो वो पीतल की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो हड़प्पा से मिली थी। और उसके बाद है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहते हैं डॉकयार्ड को। तो ये डॉकयार्ड कहाँ मिला था? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं? दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे? आइए सबसे पहले हम संलेखना की बात कर लेते हैं कि संलेखना क्या होता है। संलेखना को संथारा प्रथा के नाम से भी जानते हैं और ये प्रथा या ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसीडिंग है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ये जो शब्दावली है संलेखना, ये जैन धर्म से संबंधित है। संलेखना का असर होता है जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है उसने जीवन में जो कुछ भी जीना था सब जी लिया है, उसके करने लायक, समझने लायक, सुनने लायक, महसूस करने लायक सब कुछ चीज़ें उसने लाइफ में अपनी पूरी कर ली हैं। अब उसे इस दुनिया में और जीवन व्यतीत नहीं करना है, तो वो व्यक्ति स्वयं को अज्ञात जगह पर बंद कर लेता है, चाहे वो उसी के घर का कमरा हो या कहीं भी, और वो धीरे धीरे खाना पानी सब कुछ छोड़ के अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा प्रथा कहते हैं। कई बार ये विवादित भी रही है वर्तमान में। इसको कई बार आत्महत्या की श्रेणी में रखा गया, कई बार इसे हटा दिया गया। वर्तमान में इस पे वर्ष 2017-18 में फिर जो है मुकदमा किया गया था। फिलहाल इसे जैन धर्म की
प्राचीन परंपरा मानते हुए आत्महत्या की श्रेणी से निकाल दिया गया है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है कि इस प्रथा को भाई 50 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति ही अपना सकते हैं, उससे पहले नहीं। पता चला 10-12 साल का ही करने लगे, मुझे तो इस दुनिया में नहीं रहना है, तो समस्या हो जाएगी। पता चला 22 साल वाला कहने लगे कि मेरी जॉब नहीं लग रही या मुझे दुनिया में नहीं रहना है, मैं तो संथारा अपना लूँगा, तो समस्या हो जाएगी। इस वजह से उसे आत्महत्या की श्रेणी में तो नहीं रखा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, धन्वंतरी किसका दरबारी था, अर्थात धन्वंतरी किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रहते थे। आइए ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक। आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया और हर तरह की परीक्षा में पूछा गया है ये, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। देखते हैं, ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है नागार्जुन, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दयानंद सरस्वती को और किस उपनाम से जानते हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपको पुनः मिलेगी कल।